के 2 बजे हैं और भारत में शाम के 6:30। मैं आविष्कार हूं उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों लोगों से जोड़ सकता था। हर समाज, हर देश, हर सभ्यता को एक सोच की आवश्यकता होती है, और अगर वो सभ्यता गुलामी की बेड़ियों से संघर्ष में जूझ रहे और उसे अपनी बात रखने का माध्यम सुलभ हो जाए, साथ मिल जाए, लोगों को जोड़ने का अवसर मिल जाए, तो संघर्ष को गति मिल जाती है। और उस समय मैं यही कर रहा था। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अरे ये तो सुभाष चंद्र बोस है। कहाँ बोल रहे हैं? नेताजी रेडियो पर बोल रहे हैं। वो है कहाँ? नेताजी तो बहुत दूर, बताइए ना, ये बोल क्या रहे हैं? आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आप ब्रितानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त करे। चल रही है, भारत अपनी आजादी की बात नहीं करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सुभाष के लिए अब संघर्ष करना कठिन होता जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत कभी उन्हें जेल में डालती, कभी पराए मुल्क भेज देती, तो कभी पहले बिठा दिया करती। मातृभूमि की मुक्ति ही सुभाष का लक्ष्य था। वो जेल में बैठे देश से बाहर जाकर संघर्ष को गति देने के बारे में सोचने लगे। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। कारागार से निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बदस्तूर थी। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों ने शरण रखी। किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रोएदार अस्तरखानी टोपी पहन मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह नाम के एक शख्स की मदद से वो काबुल पहुंचे। आगे का सफर 23 जनवरी 1897 को, जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। बचपन बंद से भरा था। मन में सवाल उठते और मिटते जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। विचारों से भरा खुला वातावरण, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। मन में बेचैनी थी, कई सारे सवाल।
और उसकी मुक्ति की बातें घूमने लगी थी कि तभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और आईसीएस की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को ना नहीं कर सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि की एक कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर द्वंद में आ गया। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो। मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझे तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देशबंधु चितरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चितरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए हो। सुभाष चितरंजन दास के सिपाही बन स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही एक घटना घटी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया जा रहा था। सुभाष पूरे उत्साह से लगे थे। गिरफ्तारियां हो रही थी कि तभी खबर मिली कि देशबंधु जी की पत्नी वासंती देवी गिरफ्तार हो गई। वे दुखी मन से देशबंधु जी के पास पहुंचे। उन्हें पीड़ा इस बात की नहीं थी कि वासंती देवी को गिरफ्तार कर दिया गया, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनकी यह इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। सुभाष को देशबंधु जी के साथ अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर तो जब तक हिंदुस्तान में रहे, जेल जाने का सिलसिला न टला। सुभाष ने निगम कर्मचारियों को खादी वस्त्र पहनाकर निगम की गलियों के नाम भारतीय विभूतियों के नाम पर रख ढूंढनी पड़ती पहचान को फिर से जिंदा कर दिया। सुभाष अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसीलिए सुभाष हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगे और क्रांतिकारी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडवी जेल भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम के मार पर भी बारिश का पानी नहीं था। गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया की मार झेले 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति युवाओं में जोश भर देती थी। गांधी ने मजदूरों को संगठित किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सुभाष युवाओं और श्रमिकों के चहेते बने। उनकी उपस्थिति सभाओं में जोश भर देती थी। अपने पिता के साथ चले संग्राम में तो सुभाष जीत गए, लेकिन स्वाधीनता काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित, श्रमिक, वंचित संगठित नहीं होंगे, सविनय अवज्ञा कारगर नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जब तबीयत खराब होने लगी तो रिहा करने की बजाय वियना भेज दिया गया। अजीब सिलसिला था। सुभाष की आजादी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती थी। 1938 में धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके, और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। वे भविष्य के सपने देख रहे थे।
मैं उस पौ को फूटते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निषिद्ध है। मुझे लगता है तुम अपने मातृभूमि के लिए नई रोशनी और उम्मीद के संदेशवाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं न दे पाऊं। मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं। आश्वस्त हूं कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बना लिया है और देश की स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। स्वदेश के चित्त में नूतन प्राण संचार करने का पुण्य व्रत तुमने ग्रहण किया, इसलिए मैं अपना नाटक ताशेर देश तुम्हारे उत्सर्ग कर रहा हूं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष यूरोप में मौजूद थे। प्रवास ले रहे युद्ध बंदियों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। रेडियो जैसे आधुनिक संचार माध्यम को संघर्ष का माध्यम बना दिया और इस तरह आजाद हिंद रेडियो स्वरूप में आया। साथियों, भारत की मुक्ति का समय आ पहुंचा है। भारत उठेगा और गुलामी की उन जंजीरों को काट फेंकेगा जो जमाने से उसे जकड़े पड़ी है। भारत की मुक्ति के लिए एशिया और विश्व के अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जापान के कब्जे में था। नेताजी चलती लड़ाई में महीनों लंबी यात्रा करके समुद्र के रास्ते पनडुब्बी से जापान पहुंचे। पहली मुलाकात में ही जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने बिना शर्त मदद का मौका दे दिया। सुभाष के आजाद हिंद फौजी शिखर समान सिर ऊंचा किए खड़े थे। नेताजी के एक आदेश पर मातृभूमि पर बलि चढ़ने को तैयार। हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी लेनी है। जब भारत आजाद होगा, तुम्हें स्थायी सेना बनानी, सुरक्षा की ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी करनी है कि भविष्य में हमें कभी अपनी स्वतंत्रता न खोनी पड़े। मेरे वीरों, तुम्हारा उद्घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज अपनी खुद आधी आबादी की भागीदारी के लिए संग्राम अधूरा था। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी। ये आजाद हिंद फौज की वीरांगनाओं का युद्ध रास्ता था। मार्च 1944 आजाद हिंद के सिपाही तैयार थे। जनरल कियानी ने आदेश दिया और जय हिंद दिल्ली चलो के नारे लगा के जोशीले भारतीय जवानों ने इंतफाद पर धावा बोला। भारत की सीमा में घुसकर तिरंगा लहरा दिया। वहां कुछ ही दूर उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे, उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। उठो, हथियार संभालो, बढ़ते चलो, चलो, दिल्ली चलो। इंफाल से 10 किलोमीटर दूर रह गया था। बेशक आजादी की लड़ाई का पहला दौर हम हार गए, लेकिन ये सिर्फ पहला दौर है। लड़ाई के अभी और दौर आएंगे। भारत की आजादी का जब निर्णायक इतिहास लिखा जाएगा, आजाद हिंद फौज का उसमें सम्मानित स्थान होगा। इंफाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद हमारी स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से राष्ट्र के प्रति उनका सक्रिय योगदान भी यही समाप्त हो गया। लेकिन जनता की यादों में नेताजी अभी भी जिंदा है।
भारतीयों के इस यकीन से अंग्रेज खौफ से भर जाते। 1945 में लाल किले में चले इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल और 1946 के कराची से कलकत्ता तक हुए नौसैनिक विद्रोह पर नेताजी का दिल अंग्रेजों पर अड़ा रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेताजी और आईएनए का ये संघर्ष सन 1947 को भारत की आजादी को साकार कर पूर्ण हुआ। समस्त भारत आज भी उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है। সুপ্রভাতে কত তরুণ অরুণ গেছে আস্থা চলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे गुण गाए तुझसे जीवन पाए हर तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहाना जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कौशल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे